गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समझेंगे बेटा वाक्य के भेद। पिछले वीडियो में अपन ने बताया था, आपको वर्ण बताया था, शब्द बताया था और वाक्य बताया था। एक बार फिर से अपन वाक्य के भेद पढ़ रहे हैं बेटा। आज हम देखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। पहला प्रश्न आता है कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य का एक पूर्ण अर्थ होता है। वाक्य का एक पूर्ण अर्थ होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे राम आम खाता है। राम आम खाता है, इसमें राम शब्द का भी अर्थ निकल रहा है, आम का भी अर्थ निकल रहा है और खाता जो शब्द है इसका भी जो है वो हमको अर्थ समझ में आ रहा है। मतलब ये शब्द कैसा हुआ, ये सार्थक शब्द हुआ। ठीक है, यहां आपको समझ में आ गया है। अब आज हम समझेंगे बेटा वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। हमारे जब क्लास 10th में रहते हैं या 12th की एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास विशेष रूप से ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न आता है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए या अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। प्रश्न केवल 1 नंबर का रहता है, लेकिन हमारे लिए स्पेशल रहता है कि 1 नंबर हमारे से छुट्टे ना पाए। तो आज हम समझेंगे बेटा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, वाक्य समझ में आ ही चुका है। अर्थ के आधार पर और इधर लिखेंगे बेटा अपन रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा, जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राजा नगर में आए। राजा नगर में आए, नदियां बहती है। राजा नगर में आए, नदियां बहती है। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तारे रात में दिखाई देते हैं। इस प्रकार के वाक्य में किसी बात के होने का बोध हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं बेटा विधानवाचक वाक्य। दूसरे नंबर का
हम समझेंगे निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य को नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य में नकारात्मक का मतलब हमको बता ही रहा है बेटा कि इसमें किसी कार्य के नहीं होने का बोध होगा। जिस वाक्य में किसी बात के न होने का बोध होता है, जिस वाक्य में किसी बात के न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मम्मी खाना नहीं बनाएगी, मम्मी खाना नहीं बनाएगी, राम स्कूल नहीं आएगा। मतलब किसी कार्य को इसमें करने के लिए क्या कहा जा रहा है, मना किया जा रहा है। इस प्रकार के वाक्य बेटा निषेधात्मक वाक्य के किस बेटा। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरे नंबर का जो वाक्य है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुरोध, आज्ञा, आदेश या अनुरोध का बोध होता है, आज्ञा, आदेश या अनुरोध का बोध होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं हमारे माता पिता हमारे को इस प्रकार के आदेश, आज्ञा या आदेश हमारे को देते रहते हैं। और एक जैसे सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करो। माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करो, अपना कार्य करो, शांत बैठो। इस प्रकार के वाक्यों में हम देख रहे हैं बेटा किसी प्रकार के आज्ञा देने का बोध हो रहा है। अब हमारा चौथे नंबर पर बारी आती है बेटा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य सबसे ज्यादा हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं। इस प्रश्नवाचक वाक्य का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। कहीं ना कहीं हम जैसे सामने वाला व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, दैनिक जीवन में बातचीत करते समय कहीं ना कहीं वो क्या करता है, इसका इस्तेमाल करता है कि भैया कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, कैसे जाओगे, क्या करते हो। इस प्रकार सामने वाला व्यक्ति हमसे क्या करता है, प्रश्न करता है। तो जिस वाक्य में
जिस वाक्य में किसी भी प्रकार के प्रश्न करने का बोध होता है, प्रश्न करने का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जब हम क्लास के अंदर जाते हैं तो टीचर हमारे से पूछते हैं आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आप किस गांव में रहते हो, आपका नाम क्या है, आप किस गांव में रहते हो, आपके कितने भाई बहन हैं, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो इस प्रकार बेटा अपन देख रहे हैं जिस वाक्य में किसी भी प्रकार के प्रश्नों का किसी भी प्रकार के जब प्रश्न करने का बोध होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। अब 5वें नंबर पर आ रहा है बेटा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य जहां पर किसी भी प्रकार की जो है वो संभावना रहती है, कार्य के पूरे होने की कोई गारंटी रहती है, कार्य लगभग 50% 50% काम लगभग हाँ में होता है और 50% काम लगभग ना में होता है। तो जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की संभावना का बोध होता है, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की संभावना का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी, शायद दादाजी घर पर आ गए होंगे, शायद दादाजी घर पर आ गए होंगे, शायद दादाजी घर पर आ गए होंगे, शायद मम्मी ने खीर बनाई होगी। केवल संभावना ही व्यक्त की जा रही है कि बेटा कार्य होगा, हो भी सकता है मम्मी ने खीर बनाई हो या ना बनाई हो, शायद दादाजी घर पर आए हो या ना आया हो, या आज मौसम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद आज वर्षा होगी और नहीं भी होगी। फिर अब अगला है बेटा संकेतवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में पहला वाक्य जो रहता है वह दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। जिस वाक्य में पहले वाक्य का दूसरे वाक्य पर आश्रित होना निर्भर होने का बोध होता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं।
जिस वाक्य में पहले वाक्य का दूसरे वाक्य पर आश्रित होने का बोध होता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि राम आता तो मैं चला जाता, यदि राम आता तो मैं चला जाता। राम आया ही नहीं इसलिए मैं गया ही नहीं। यदि विपिन ने पढ़ाई करी होती तो वह पास हो जाता। यदि समय पर वर्षा हो जाती, यदि समय पर वर्षा हो जाती, यदि समय पर वर्षा हो जाती तो फसल अच्छी होती। हम देख रहे हैं बेटा, इस प्रकार के जो वाक्य हैं, ये वाक्य क्या है, एक दूसरे प्रकार के वाक्य के ऊपर निर्भर हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। 5। अब बेटा अपन समझेंगे अगला इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य जिस वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध होता है, इच्छा या शुभकामना का बोध होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। भगवान करे कि सभी बच्चे पास हो जाएं। अब मैंने बोला कि भगवान करे सभी बच्चे पास हो जाएं, ये मैं केवल इच्छा व्यक्त कर रहा हूं बेटा, लेकिन इच्छा मतलब केवल ये इच्छा है। इच्छा कब पूरी होगी, जब सारे बच्चे क्या करेंगे, मेहनत करेंगे तो ही पास होंगे। मैंने केवल इच्छा कर दी, इच्छा करने से कुछ भी नहीं होता बेटा, इच्छा को करना पड़ेगा, क्रिया में मतलब कार्य, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको कार्य करना ही पड़ेगा। जब हम बस में जाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है, बस में आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो। घर पर माता पिता बेटा इच्छा कर रहे होंगे कि जल्दी से स्कूल खुल जाए और हमारे बच्चे जो है वो स्कूल खुल जाए और हमारे बच्चे जो है घर जाए, क्योंकि बच्चों ने बेटा मस्ती कर करके घर वालों को बहुत अधिक परेशान कर रखा है। तो इस प्रकार के वाक्य में जिस प्रकार की किसी प्रकार की इच्छा जो होती है व्यक्त की जा रही है, मेरी इच्छा है कि आप सभी घर पर पढ़ाई करें। किसी भी प्रकार की इसमें जो है वो इच्छा व्यक्त की जा रही है। और 8वां जो वाक्य हमारा विस्मयादि वाचक वाक्य। विस्मय का मतलब होता है हम किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिस वाक्य में हर्ष, घृणा या शोक के भाव हो और उसे देखकर हम
और उसे देखकर जब हम आश्चर्यचकित हो जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं, तो ऐसे वाक्य विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाते हैं। अब आश्चर्यचकित होना, जैसे क्लास में अपन देखते हैं अधिकतर कुछ बच्चे तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो पढ़ाई नहीं करते हैं, और यदि वो पास हो जाते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे भैया राम जो है क्लास में पढ़ता ही नहीं था, लेकिन मालूम पड़ा वो फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। या कोई एक ऐसा बच्चा है, श्याम नाम का एक बच्चा है जो खूब मेहनत करता है, लेकिन इत्तेफाक से मालूम पड़ा कि वो फेल हो जाए, तो हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं। संबोधन चिन्ह लगाते हैं, अरे राम पास हो गया, अरे राम पास हो गया, हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ, वाह हम जीत गए, वाह हम जीत गए, अहो कितना सुंदर दृश्य है, अहो कितना सुंदर दृश्य है। तो बेटा इस प्रकार अभी आपने अर्थ के आधार पर जो वाक्य के 8 भेद हैं, वो 8 भेद को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब हम समझते हैं बेटा रचना के आधार